नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दिन संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। पार्ट 1 का वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 की लिंक दे दी है, आप अभी के भी जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, तो आप दोनों जगह से आकर के पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने आधे चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, आधे चैप्टर में काफी कुछ चीजें आ गई थी। और पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसका पार्ट 3 भी आएगा। कई सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, कमेंट की, कॉल करके भी कहा कि सर वीडियो डेली लाया करें, एक बार वीडियो डालते हैं गायब हो जाते हैं, ऐसा मत करें। तो आज से आपको वीडियोस डेली मिलेंगे, एक नहीं दो दो वीडियोस मिलेंगे। लेकिन अब वीडियोस में एक बात जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होगी कि वीडियो ज्यादा लंबे नहीं होंगे। अभी तक क्या था कि 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, एक एक घंटे की वीडियोस में आपको देता था, लेकिन अब वो टाइमिंग कम हो जाएगी। अब 20 से 25 मिनट के वीडियो होंगे, लेकिन वीडियो की कंटेंट क्वालिटी मैं इंप्रूव कर दूंगा और भी अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने जिन जिन चीजों को पढ़ा था एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से, और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने खनिजों की विशेषता, खनिजों की डेफिनेशन के बारे में यहां पर पढ़ा था। फिर इसके बाद में खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस किया था। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह खनिज और अलौह खनिज। ठीक है, इन चारों टॉपिक को हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। लगभग 39 मिनट का वीडियो था वो। ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसके बाद में अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, लौह खनिज किसे कहते हैं, इन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद में धातु खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि खनिजों को निकाला कैसे जाता है धरती के अंदर से, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। खनन किसे कहते हैं, प्रवेदन किसे कहते हैं, आखनन किसे कहते हैं, इस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से मैंने एक एक टॉपिक को बताया था कि इसे खनिज खनन कहते हैं, इसे प्रवेदन कहते हैं और इसे आखनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में ही, कि खनिज कहां कहां पर कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन सी सेल में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अग्नेय सेल में कौन से खनिज होते हैं, कायांतरित सेल में कौन से खनिज होते हैं, और अवसादी सेलों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में खनिजों का जो वैश्विक वितरण है, यानी कि कौन सा खनिज कितनी मात्रा में किस देश में या फिर किस जगह पर पाया जाता है, इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। जैसे कि एशिया विश्व का 50% से अधिक टिन का उत्पादन करता है। ठीक है, टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। यूरोप में लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी चीजें सबसे अधिक उत्पादित की जाती हैं, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इस प्रकार से हमने डिस्कस किया। इसके बाद में भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, यह भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। यहां तक हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि भारत में लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, मैंगनीज, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, इन चीजों का कहां कहां पर उत्पादन किया था, किन किन क्षेत्रों में ये चीजें पाई जाती हैं। मैंने यहां पर एक एक करके सब कुछ लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खनिजों के उपयोग के बारे में, और इसके बाद में जो खनिजों का संरक्षण है वो कैसे किया जाए, और इसके बाद में आपको शक्ति संसाधन का एक पार्ट, यानी कि आपको ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि खनिजों का उपयोग किन किन जगहों पर, कितने कितने आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। अब देखिए, खनिज जो है ये एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम उद्योग के अलावा और किसी भी स्थान पर लगभग नहीं के बराबर कर सकते हैं। जैसे कि रत्न उद्योग हो गया, आभूषण बनाने वाले उद्योग हो गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां हो गई, बोतल बनाने वाली कंपनियां हो गई, भवन निर्माण में भी इसका काफी अधिक उपयोग होता है। ठीक, इसी प्रकार का एक उद्योग आपको मिलता है कंप्यूटर उद्योग। ठीक है, कंप्यूटर उद्योग में एक सिलिकॉन
नाम की चीज होती है एक, ये मतलब एक खनिज ही आप कह सकते हैं इसे, खनिज जिसका उपयोग काफी अधिक मात्रा में होता है सिलिकॉन का, ठीक है। और ये किससे प्राप्त होता है, ये क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, किससे, क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब हिंदी में बोलने में अटपटा लगता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। और इसमें सिलिकॉन जो है ये एक खनिज है, ठीक है, इससे कंप्यूटर उद्योग में काफी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हमको बॉक्साइट से प्राप्त होता है, ठीक है, और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल हो गए, हवाई जहाज हो गए, बोतलबंदी उद्योग हो गया, ठीक है, भवन निर्माण हो गया, रसोई के बर्तन हो गए, इन सभी जगहों पर आपको एल्यूमिनियम का उपयोग देखने को मिलता है। अगर एल्यूमिनियम की बात है तो भारत में बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया भी जाता है, ठीक है। और याद रखना कि जैसे कि एल्यूमिनियम हो गए, जितने भी एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, इन सभी में एल्यूमिनियम का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो हल्की है, और हल्की होने की वजह से एरोप्लेन वगैरह में एल्यूमिनियम का उपयोग काफी बड़ी मात्रा में होता है, इनको बनाने में इसका उपयोग, ठीक है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए। खनिज जो है ये सीमित है, और इनका संरक्षण कैसे किया जाए इस टॉपिक को देखिएगा। देखिए खनिज जो है ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में काफी कुछ डिस्कस किया था, किन कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जो खनिज है ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का अर्थ है ये दोबारा इसको बनाया तो जा सकता है, लेकिन बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो खनिज होते हैं इनके बनने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, यानी खनिज के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं, और मानवीय उपभोग की दर से निर्माण की दर बहुत ही धीमी, यानी कि जब तक ये खनिज बनेंगे दोबारा से तब तक हम आपके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे सब समाप्त हो चुके होंगे, समझ रहे हो। हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है खनिज के निर्माण में, ठीक। इसीलिए जो खनिज है इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसलिए खनिज का जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में हमको करना चाहिए। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए यहां पर एक आप देख रहे डायग्राम दिया गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको खनिज को कैसे उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात तो खनिज का आपको कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज खनिज का पुनर्चक्रण करना चाहिए, और तीसरी चीज इसका पुनः उपयोग करना चाहिए। अब समझिएगा, आप अपनी बॉडी से ले लीजिएगा, जैसे कि आपका शरीर है, ठीक है, अगर आप अपने शरीर का लगातार उपयोग करते ही रहेंगे, ठीक है, उसको आराम नहीं देंगे, उसको खाने के लिए पीने के लिए कुछ खाना पीना नहीं देंगे, तो ये शरीर क्या है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा और आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने शरीर का कम उपयोग करते हैं, यानी कि आप मेहनत कम करते हैं, ठीक है, पुनर्चक्रण अर्थात इस शरीर को आप आराम देते हैं ताकि ये दोबारा से फिट हो सके। जैसे कि आपको कोई चोट लगी है तो आप उस चोट को भरने के लिए टाइम देते हैं, तो वो चोट ठीक हो जाएगी, और क्या है कि उसका पुनर्चक्रण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पुनः उपयोग। इसके बाद में आप अपने शरीर का पुनः उपयोग कर सके। ठीक इसी प्रकार से खनिज भी होते हैं, खनिजों का कम उपयोग कीजिएगा। दूसरी चीज, इसको पुनर्चक्रण के लिए टाइम दीजिएगा, ठीक है, इसका पुनः उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तीन चीजें जिसके माध्यम से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक मिलता है आपको शक्ति संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिएगा, शक्ति के बारे में आपको कई सारे मतलब फैक्ट देखने को मिल जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टॉपिक पर, ठीक है। शक्तियां मतलब पहले अगर आप पुरातन समय में जाओगे, बहुत ही पुराने समय में जाओ, ग्रंथों में जाओगे तो शक्तियों का वर्णन अलग प्रकार से मिलता है। अगर आज के टाइम पर देखोगे तो शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा से, यानी कि ताकत से, ठीक है, ऊर्जा से। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शक्ति कहो या फिर ऊर्जा कहो, ठीक है, हमारे उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम उद्योग करें या कृषि करें या फिर परिवहन करें, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो या संचार करना हो, या फिर अपनी सुरक्षा ही क्यों ना करनी हो, फिर सामने वाले को ढेर ही क्यों ना करना हो, शक्ति की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जितने भी शक्ति संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन जिससे हमको शक्ति मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, इन सभी संसाधनों को आप केवल दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला मिलता है आपको परंपरागत, तो दूसरा मिलता है गैर परंपरागत, ठीक है। अब आपने एक डायलॉग सुना होगा या फिर एक चौपाई सुनी होगी, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कि जो रीत है, रीत का अर्थ होता है परंपरा से, ठीक है। अभी इसका अर्थ आगे क्या है अभी आप समझेंगे।
तो दो प्रकार के होते हैं संसाधन, कौन कौन से? एक होता है आपको मिलता है जो एक मिलता है आपको परंपरागत स्रोत और एक मिलता है गैर परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत स्रोत कौन से? जो लंबी टाइम से हमारे सामने चले आ रहे हैं, यानी कि जो हमको डायरेक्ट प्राप्त हुए हैं हमारे पूर्वजों से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं। और गैर परंपरागत स्रोत आप उन्हें कह सकते हैं जिनकी मतलब कोई भी जो पहले नहीं थे, जिनको हमने स्वयं बनाया है, ठीक है। यानी कि ऐसे स्रोत जिनकी कोई परंपरा नहीं थी, जो पहले से होकर के नहीं आए, जिनको हमने स्वयं डेवलप किया है, ठीक है, जो आज के टाइम पर डेवलप हुए। परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाए तो कोयला हो गया, ईंधन हो गए, ठीक है, ईंधन का अर्थ जैसे कि आपने देखा लकड़ी हो गई, ठीक है। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन हो गए, ठीक है, जैसे कि फ्यूल है, ऑयल जो निकल के आता है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जल विद्युत है। ये कैसे? परंपरागत स्रोत है, ये पहले से मौजूद थे, इनको हमने केवल खोजा है। लेकिन अगर आप ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात करते हो तो इसमें सबसे पहले निकल के आता है क्या? आपको मिलती पवन ऊर्जा, यानी कि विंड पावर, ठीक है। तो पवन ऊर्जा ये एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोगों ने खोजा है, ठीक है, इसको बनाया तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हाँ इसका हम लोगों ने क्या किया है कि रिसर्च करके इसको प्राप्त किया। सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, इसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणुवीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा हो गई, बायोगैस है, भूत तापीय ऊर्जा है, गैस है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, ठीक है। कोयला है पहले से मौजूद था, ठीक है। आप देखते हैं कि जब इनमें से कोई भी ऊर्जा नहीं थी तब कोयले का उपयोग हमारे पुराने जमाने के लोग करते थे, ठीक है। आपके दादी बाबा के माता पिता भी करते होंगे, ठीक है, उनके भी माता पिता कोयले का उपयोग करते होंगे और आज हम भी कर रहे हैं। ईंधन का उपयोग भी वो लोग करते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है ऊर्जा के जो परंपरागत, जी हाँ देखिए यहां पर आपको दो स्रोत मिलते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। आज हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को। गैर परंपरागत स्रोतों का एक अलग वीडियो आएगा जो कि आपको इसके बाद में देखने को मिलेगा पार्ट 3 में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को, ठीक है। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गए। परंपरा के दो मतलब परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत आपके सामने ये रखे गए। अगर ईंधन की बात की जाए तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम से, यानी कि लंबे समय से व्यापक रूप से होता है, ठीक है, होता रहा है और आज भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनके द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक जो ऊर्जा है ये ईंधन से प्राप्त होती है। आप गांव में जाकर के अगर देखेंगे तो आजकल तो मतलब उज्ज्वला योजना चलाई गई थी तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन इससे पहले अगर आप जाकर देखो जो गरीब लोग हैं वो लकड़ियां लेकर के आते थे, लकड़ियों के माध्यम से मतलब आग जलाते थे और उससे अपने खाने को पकाते थे। चूल्हे में पहले खाना बनता था, ठीक है। और आजकल आप लोग देखते हैं जो दाल बनती है अरहर की दाल, वो मतलब खाकर के लोगों के अंदर एसिडिटी होती है, पेट में जलन वगैरह होती है। क्यों? क्योंकि कुकर में बनने लगी है। पहले क्या होता था, इसे पतीली में बनाया जाता था, ठीक है, और जब पतीली में बनाया जाता था तो इसके ऊपर एक फेना टाइप का आता था, उसे निकाल दिया जाता, ठीक है। उसमें एसिड वगैरह मतलब होता था, अलग अलग प्रकार की गैसें होती थी जो कि हमारे अंदर अब वो नहीं निकल पाती दाल में से, तो वो हमारे अंदर जाती है और इसी की वजह से आप देखते हैं कि मतलब पेट में जलन वगैरह दाल ज्यादा खाते हैं जो लोग उससे होती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है, समझिएगा। तो जो ईंधन है, ईंधन का उपयोग बहुत ही लंबे टाइम से होता चला आ रहा है। 50% से अधिक ऊर्जा जो है ईंधन से प्राप्त होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो आज भी देखा जाता है कि मतलब काफी अधिक इनका उपयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है जीवाश्म ईंधन। हाँ देखिए, ईंधन और जीवाश्म ईंधन इन दोनों में फर्क होता है। जीवाश्म ईंधन का अर्थ होता है जो जीवों के द्वारा सड़े गले जीवों, डेफिनेशन समझिएगा फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ठीक है, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब समझिएगा क्या हुआ, ये एक पत्थर था या फिर चट्टान थी, ठीक है, चट्टान के ऊपर क्या हुआ, कुछ जानवर आए, कुछ पेड़ पौधे थे तो जो यहाँ पर मर गए, गिर गए, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ पर पड़े थे और एक और सैल आई या फिर पत्थर आई या फिर चट्टान है जो इसके ऊपर गिर गई। अब क्या है कि दोनों चट्टानों के बीच में ये दबे थे, ठीक, कौन? जीव, मरे गले जो जीव थे वो यहाँ पर दबे रहे लॉन्ग टाइम तक, यानी कि हजारों वर्षों तक जब ये जीव यहाँ पर दबे रहे तो ये जीवाश्म ईंधन में बदल गए, यानी कि कोयले में या फिर पेट्रोलियम में या फिर प्राकृतिक गैस में। कहा जाता है जो पेड़ पौधे थे
ठीक है, जो पेड़ पौधे दबे, ये किसी प्रकार कोई भी मतलब रिसर्च करके पता नहीं लगाया गया, कोई भी सैद्धांतिक नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे दबे थे, ठीक है, वो कोयले में परिवर्तित हुए, और जो जीव जंतु दबे थे वो प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गए, इनमें परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी मतलब ये सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वैसे आप समझ सकते हैं। तो ईंधन में और जीवाश्म ईंधन में दोनों में आप फर्क समझेंगे। ईंधन वो होता है जो हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे कि लकड़ियां हो गई, लकड़ियों को जला करके आप, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जो लंबे समय तक पेड़ पौधे जानवर इनके अवशेष जो पृथ्वी के अंदर दबे रहे धरती के अंदर, उनके द्वारा जो ये परिवर्तित होकर के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस में बदल गए हैं, इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी जीवाश्म ईंधनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कोयला को। ठीक है, तो जो कोयला है ये बहुतायत में पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऐसा मतलब कहा जाता है कि भारत में मतलब काफी अधिक कोयला पाया जाता है। अभी आगे आप समझेंगे भारत में कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है। अभी जब कोयले की कमी हुई, आप लोगों ने देखा कि सरकार ने भी मतलब काफी अच्छी तरह से इसे कंट्रोल किया है, बट कहा गया था, न्यूज में काफी अफवाह आ गई थी कि 4 दिनों तक, 5 दिनों तक का कोयला केवल बचा है, इसके बाद में कोयला खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने काफी अधिक इंतजाम किया, विदेशों से कोयला को मंगाया। ठीक है, क्या है कि कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गए, वाष्प इंजन है, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अब विद्युत उत्पन्न करने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको समझिएगा। क्या होता है कि पानी को कोयला जलाया जाता है, ठीक है, और कोयला जला करके पानी को स्टीम में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि भाप में बदला जाता है, और उस भाप से जो टरबाइन होती है उसको चलाया जाता है, क्योंकि पानी के मुकाबले जो भाप होती है उसमें ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो उस भाप से पहले चलाया जाता है टरबाइन को, टरबाइन घूम करके इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करती है, फिर वो ट्रांसफार्मर वगैरह में जाती है, और फिर उससे वो लोगों के पास में सप्लाई की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से वाष्प इंजन में, इस्पात उद्योग में कोयले का बहुत ही अधिक उपयोग होता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कई सारे तापीय ऊर्जा के संयंत्र आप लोग देखेंगे भारत में लगे हुए हैं। ठीक है, कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना, ऐसा कहा जाता है। ये रिसर्च करके पता लगाया गया है कि जो कोयला जिसका उपयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं, ये लाखों वर्ष तक क्या हुआ था, जो यहाँ की फर्न है, ठीक है, विशाल फर्न और जो दलदल वाली भूमि थी, ये पृथ्वी की परतों के अंदर दब गई थी, और दबने के बाद में कई वर्षों तक, जब जब लाखों वर्षों तक ये उसके अंदर दबी रही, तो ये कोयला में परिवर्तित हो गई, और इसका उपयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोयला इसलिए अंतर्हित, क्या अंतर्हित धूप के रूप में जाना भी जाता है। आप इसको अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्हित धूप किसे कहते हैं, तो आप कहें कि ये कोयले को कहा जाता है। ठीक है, और डेफिनेशन आपके सामने पूरी आ ही गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम से निकल के आते हैं कि अंतर्हित धूप किसे कहते हैं, ये कि या फिर कोयले को अंतर्हित धूप के रूप में किस प्रकार से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में, जो अगर देखा जाए पूरे विश्व में, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, और फ्रांस भी आता है। अभी जब न्यूज चली थी तो न्यूज में एक बात बहुत ही बड़े तौर पर कहा जा रहा था कि भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश है जहां पर कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद भी भारत जो है तो कोयले की मार झेलने को इस समय तैयार है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से कहा जाए तो सबसे आगे चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, और फ्रांस भी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें पश्चिम बंगाल का एक रानीगंज आता है, इसके बाद में झरिया, धनबाद और बोकारो, ये झारखंड में है। तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है, एक झरिया है, दूसरा धनबाद है, और तीसरा बोकारो है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कोयले का उत्पादन कहां कहां पर होता है, तो ये एक रानीगंज हो गया जो कि पश्चिम बंगाल में है, झरिया है, धनबाद है, और बोकारो है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक गैस पर चलेंगे। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, सभी को पता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। और पेट्रोलियम शब्दों लैटिन के शब्द हैं। तो ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पर 2 और होगा। पेट्रोलियम 2 शब्दों, पेट्रोलियम जो शब्द है, ठीक है, लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर के बना, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना। एक है पेट्रो, दूसरा है ओलियम। पेट्रो का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, यानी कि सैल आप कह सकते हैं। ठीक है, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, यानी कि
सेलों के अंदर पाए जाने वाला तेल, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। पेट्रो का अर्थ होता है सेल यानी कि पत्थर, और ओलियम का अर्थ होता है तेल यानी कि सेलों के अंदर से पाए जाने वाला तेल, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे सेल तेल भी कहते हैं, या फिर आप इसे रॉक ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे आज सेल तेल का अर्थ कुछ और होता है, अमेरिका वगैरह में यहाँ पर क्या है कि एक नया प्रकार का खोजा गया है, ठीक है। वैसे आप इसे पेट्रोलियम ही कहिएगा, सेल तेल भी कह सकते हैं, ठीक है। आज इसका अर्थ अलग हो चुका है, रॉक ऑयल कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, ठीक है। यानी कि दो सेलों के परतों के मध्य में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि पेट्रोलियम आखिरकार कैसे बनता है, जब जीवाश्म यानी कि जीव जो होते हैं दो परतों के बीच में दब जाते हैं, तो लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दबे रहने के बाद में ये जीवाश्म ईंधन में तब परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो कहां पर ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, और इनका वेधन अब तटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। देखिए इनका वेधन कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि पेट्रोलियम वगैरह जो ये चीजें होती हैं, इनका वेधन कैसे किया जाता है, ठीक है। और तदुपरांत यानी कि उसके बाद में इसको परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां पर अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, समझिएगा। पेट्रोलियम से क्या क्या निकल के आता है, तीन चीजें तो आपको पता थी। सबसे पहले पेट्रोल, ठीक है, दूसरा डीजल, ठीक है, एक पेट्रोल हो गया, एक डीजल हो गया, और मिट्टी का तेल हो गया। ये तीन चीजें आपको पता थी। आई थिंक कि आपको मोम भी पता होगी, लेकिन प्लास्टिक और स्नेहक, ठीक है, ये दो ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होगी, इसको याद कर लीजिएगा। पेट्रोल से क्या क्या प्राप्त होता है हमको, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम भी प्राप्त होती है, प्लास्टिक भी प्राप्त होती है, और स्नेहक यानी कि आपने कई बार नाम सुना होगा कि गाड़ी के इंजन ऑयल जो होता है, इंजन ऑयल, ठीक है, इसे कहते हैं स्नेहक, ठीक है। तो स्नेहक भी हमको इससे प्राप्त होता है, ठीक है। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि स्नेहक कहां से प्राप्त होता है, कहां से आता है, तो ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के पेट्रोलियम पेट्रोलियम मुख्य उत्पाद देश, हाँ देखिए पेट्रोलियम का जो मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है, यहाँ पर ये काट देंगे, ठीक है, तो मिसप्रिंट गलती से लिख गया। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो है वो ईरान आता है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, ठीक है, ये मुख्य उत्पादक देश हैं। और अन्य मुख्य उत्पादक देशों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस है, वेनेजुएला हो गया, अल्जीरिया है, ये और अन्य देश हैं जो कि इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। भारत में मुख्यतः अगर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है असम में, एक है डिगबोई, ठीक है, डिगबोई में इसका उत्पादन होता है। मुंबई में भी इसका उत्पादन होता है, बॉम्बे हाई में होता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है, ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र आपसे पूछ जाए कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कहां कहां पर होता है, तो सबसे पहले आप बताइएगा कि असम में डिगबोई है, मुंबई है, बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैसों की, ठीक है, कि प्राकृतिक गैस जो है ये कैसे हमको प्राप्त होती है और क्या है इसकी विशेषताएं, समझिएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको सीएनजी कहा जाता है। पहले क्या कि सीएनजी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता था, जो एग्जाम्स होते थे, आजकल ये नहीं पूछा जाता। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो, कंपोज्ड प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और गैस यानी कंपोज्ड नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी का फुल फॉर्म है। पहले बहुत पूछा जाता था, बट आजकल इसकी पूछ इतनी ज्यादा नहीं रही है। एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी है, ऑटोमोबाइल गैस है। इसमें कहा गया कि पर्यावरण हितैषी गैस है, यानी कि इसमें जो सीएनजी वगैरह होती है इसमें बहुत ही कम प्रदूषण होता है, इतना अधिक प्रदूषण नहीं होता है। अगर हम आप ये पेट्रोलियम गैस को लोगे, जैसे कि आपका डीजल पेट्रोल हो गया, तो उसमें जितना प्रदूषण होता है उससे काफी कम इसमें प्रदूषण होता है, ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसीलिए इसको पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों से के साथ पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जहां पर पेट्रोलियम के निक्षेप होंगे वहीं पर इसके भी निक्षेप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तब निर्मुक्त होती है, और निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, ठीक है। अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए जो ये गैस होती है, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर ही पाई जाती है। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिल रही है नॉन
एक ये गैस मिल रही है, ये वाली गैस है, ठीक, गैस रिसाइड ये है, ये ऑयल मिल रहा है, ठीक है। तो सेलों के अंदर ही ये पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो होती है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ में ही पाई जाती है, ठीक है। और तब निर्मुक्त होती है जब ये तेल को धरातल पर लेकर के आते हैं, ठीक है, तभी पता चलता है कि हाँ इसमें गैस भी है, ठीक है। उसी के साथ में निकाली जाती है और इसका उपयोग घरेलू में भी हम लोग करते हैं, एलपीजी के रूप में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में, और सीएनजी के रूप में कारों में वगैरह में हम लेकर के इसको काफी उपयोग करते हैं, ठीक है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है। देखिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको पेट्रोलियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और बात करें, त्रिपुरा में भी इसका काफी अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक गैस के कई सारे संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भारत में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको निकाला कैसे जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। ये धरती के अंदर ही पाए जाते हैं और उसके बाद में मैंने बता दिया था पार्ट 1 में कि इसको कैसे निकाला जाता है, डायग्राम में आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है जल विद्युत का। जल विद्युत ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझिएगा। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है, ठीक है। इसको समझिएगा, देखिए चित्र दिया गया यहाँ पर, चित्र नहीं दिया, देखिए समझिएगा क्या होता है कि ये जो नदी है पूरी, ठीक है, नदी के ऊपर एक बांध लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये बांध होता है, ये बांध लगा दिया गया और बांध के बाद में जो बांध होता है, बांध से यहाँ से पाइप देते हैं, यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ से एक पाइप देते हैं ऐसा, ठीक है। जो पाइप जाता है यहाँ पर टरबाइन लगी होती है, ठीक है। पानी यहाँ से जाता है, बांध से जो पाइप होता है, पाइप से पानी जाता है, टरबाइन को घुमाता है। ऊपर क्या होता है, मोटर लगी होती है जो कि करंट बनाती है और यहाँ से हम लोग विद्युत लेते हैं। लेकिन जो यहाँ से पानी जाता है पाइप के माध्यम से टरबाइन को घुमा करके, और नीचे से ऐसी व्यवस्था होती है जो कि पानी यहाँ से निकलता जाता है, ठीक है। तो पानी काफी प्रेशर से जाता है क्योंकि यहाँ तक भर जाता है, तभी इसे खोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न होती है। वैसे मुझे चित्र रखना चाहिए था, माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पर इसका चित्र नहीं रखा है, ठीक है। तो ये जो पूरा बताया गया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चित्र के माध्यम से, यानी कि ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। क्या होता है कि बांध में जल एकत्रित किया जाता है पहले, ठीक है, और एकत्रित करने के बाद में उसे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है पाइप के माध्यम से, ठीक है, और टरबाइन घूमती है, इससे करंट बनता है, ठीक है, और यहाँ से जो पानी निकलता है, ज्यादा पानी होता है, वो यहाँ से ऐसे निकलता जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है, जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, ठीक है। और विद्युत की विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत के से उत्पन्न होता है। यानी कि जितने भी हम पूरे विश्व में ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से 1/4 यानी कि 1/4 जो ऊर्जा हमको मिलती है, यानी कि 25% ऊर्जा हमको जल विद्युत से ही प्राप्त होती है, ठीक है। और विश्व में विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में सबसे पहले आपको मिलता है पराग्वे, फिर नॉर्वे, फिर ब्राजील आता है, फिर चीन भी आता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भी हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में, गांधी सागर ये भी एक परियोजना है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर पाई जाती है। इसके बाद में दामोदर नदी घाटी है, ये एक परियोजना है जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनको आप ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिनके माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। याद कर लीजिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना, गांधी सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चारों के राज्य भी मैंने दे दिए हैं, 1 2 3 चार, हाँ चार हैं, चारों के राज्यों की भी मैंने बता दी कहां कहां पर है, ठीक है। और विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश है वो नॉर्वे, याद कर लीजिएगा, नॉर्वे ने सबसे पहले पूरे विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश बना था। सबसे पहले यहीं पर जल विद्युत उत्पन्न की गई थी, ओके। अब यहाँ पर ये एक मैप दिया गया, मतलब ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का डायग्राम पूरा दिया गया, जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले खनिज तेल और हम प्राकृतिक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो खनिज तेल के लाभ क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आसानी से परिवहनीय है, यानी कि आप टैंकर में भर लीजिएगा और कहीं पर भी लेकर के चले जाइएगा, ठीक है, खनिज तेल। और दूसरा इसका लाभ क्या है, वो ये है कि पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा लाभ मिलता है हमको कि ये पेट्रो रसायन उद्योग का आधार भी बनता है, ठीक है। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, ठीक है, तो आसानी से परिवहनीय, यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से आप इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा,
अगर हम तेल की बात करते हैं, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ भी है ये प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये इको फ्रेंडली मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, पर्यावरण में मतलब ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है। तीसरा ये कि तेल से सस्ता है प्राकृतिक गैस। अगर आप गैस की तरफ जाओगे तो तेल से ज्यादा सस्ती आपको मिलती है। अब अगर हम हानि की बात करते हैं, ठीक है, तो तेल क्या है, तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। समझिएगा, देखिए क्या होता है, ये जो तेल होते हैं, अगर तेल फैल जाता कहीं पर, ठीक है, या फिर तेल का रिसाव कहीं हो जाता है, ठीक है, या फिर गैस का रिसाव कहीं पर होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फैलता कैसे है? जैसे कि मतलब निकाला जा रहा है नदियों में, कहीं समुद्रों में, कई बार इसके संयंत्र लगाए जाते हैं जिससे कि उनसे निकाला जाए, ठीक है। अब जहां से निकाला जा रहा है, सपोज दैट कि पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर आते हैं, अब पाइपलाइन यहां से लीकेज हो गई अगर, ठीक है, तो यहां पर जो भूमि भूमि जल होता है, भूमि जल में अगर ये तेल मिल गया तो भूमि जल भी खराब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मतलब पाइपलाइन से निकाला जा रहा है और समुद्र में समुद्र से निकाला जा रहा है और ऊपर आकर के पाइपलाइन लीकेज हो जाए तो समुद्र के पानी में मिल जाएगा, फिर पानी बेकार हो जाएगा। तो क्या है कि इसकी हानियां भी हैं, ठीक है, इससे काफी अपक्षय होता है, ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। जल के ऊपर जब तेल आ जाएगा, ठीक है, तो इससे अपक्षय होगा, ठीक है। और निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। जी हाँ, जब भी ये मतलब फैल जाता है तो इसके कारण अम्ल वर्षा भी काफी होती है। इसके ऊपर एक सीरीज भी आई थी, जी हाँ, सीरीज आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, ठीक है, मूवी टाइप की, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि बाद में बता दूंगा अगर याद आ जाएगी अगले पार्ट में। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। जी हाँ, देखिए इसके नए ईंधन का अन्वेषण भी आसान नहीं होता है। सबसे अधिक जो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं इसका हानि क्या होती है, तो सपोज दैट कि आप टैंकर में भरकर ले जा रहे हैं और कहीं पर लीकेज हो गया, ठीक है, लीकेज होने के बाद में वो पूरी खत्म हो जाएगी गैस जो है, लीकेज हो गया तो फैल जाएगा, तेल है लीकेज हो जाएगा तो फैल जाएगा, ठीक है। इससे काफी हानियां भी होती हैं लेकिन लाभ भी हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज का हम सोच समझ कर उपयोग करते हैं। अब बात आती है ईंधन की, ठीक है, तो ईंधन की अगर बात की तो सुप्राप्य है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। कहीं भी पेड़ मिला आपको, आपने काट दिया उसे जला लिया, ठीक है, पेड़ मिला काट दिया जला लिया, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी हमको प्राप्त हो जाता है। बहुसंख्यक लोगों के ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये ऊर्जा भी प्रदान करता है ईंधन, ठीक है। अब इसकी अगर हानि की बात की है तो संग्रहण में अधिक समय लगता है इसको, ठीक है, अधिक समय उपयोग होता है इसका, ठीक है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है। दूसरा, प्रदूषण बहुत फैलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन है, ठीक है, उससे बहुत ही अधिक प्रदूषण होता है, ठीक है, 50% प्रदूषण बताया जाता है कि उसी से होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं भी है, आजकल फैक्ट्रियां काफी हैं तो इससे फैक्ट्रियों से भी ज्यादा होता है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, यानी कि अब जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो काफी बढ़ती इससे हैं, जिससे कि वातावरण में काफी हानि होती है, अनेक प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और निर्वनीकरण, हाँ, जिसका निर्वनीकरण भी ये कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी एक है, ठीक है, इसको समझिएगा। निर्वनीकरण करण का अर्थ यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, एक मिनट, हाँ, इसका अर्थ होता है जाकर के यहाँ पर कि हाँ, देखिए इससे क्या होता है कि जो निर्वनीकरण का इससे वन कट जाते हैं, वनी निर्वनीकरण यानी कि डिफोरेस्टेशन इससे होता है, ठीक है। पेड़ को काट पीट करके इससे जलाते हैं लोग, तो इससे निर्वनीकरण भी होता है, ठीक है। तो हानि भी काफी है और लाभ भी काफी। लाभ इसके दो हैं कि ये बहुत जल्दी हमको मिल जाता है और काफी लोगों की पहुंच में। हानि इससे काफी है, देखिए प्रदूषण फैलता है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है, ठीक है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, इसके बाद में इससे पेड़ पौधे भी कटते हैं। अगर कोयले की बात की है तो ये भी एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, इसके लाभ भी तो काफी है और हानि भी काफी, ठीक है। विस्तृत रूप से ये उपलब्ध है, हमको काफी अधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध है। दूसरा कि विद्युत रूपांतरण के लिए बहुत ही अधिक ये लाभकारी है, ठीक है, उसका बहुत अधिक उपयोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हानि की तो प्रदूषण बहुत फैलाता है ये, जी हाँ, बहुत प्रदूषण फैलाता है। दूसरा, परिवहन के लिए बहुत ही भारी, आपने कई बार देखा होगा ट्रेनों में माल गाड़ियों में लदके जाता है, बहुत भारी होता है। अगर आपको 5 किलो लाद दिया जाए तो 5 किलो कोयला बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर एक बोरी भर के कोयला आपकी पीठ पर लाद दिया है तो शायद आप 2 से 3 बार उठ बैठक लगाएंगे, इसके बाद में बैठ जाएंगे, कहेंगे अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, ठीक है। कोयला भारी बहुत होता है, परिवहन के लिए बहुत भारी होता है। अगर हम जल विद्युत की बात करते हैं तो ये प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार कोई प्रदूषण नहीं फैलता, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। दूसरा, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है,
ठीक है। जल विद्युत जब होता है तो क्या होता है कि इससे कई सारी नदियाँ निकल जाती है, पानी को इकट्ठा करके छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इसके बाद में सस्ता भी है, अधिक महँगा नहीं है। हानि क्या है? तो स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। अभी आपने एक नर्मदा नदी बचाओ योजना मतलब न नर्मदा नदी बचाओ क करके एक चला था, काफ़ी ट्रेंड में रहा था ये, ठीक है। वहाँ पर डैम बनाए जा रहे थे, वहाँ के लोगों का विस्थापन किया गया था। तो जब भी ये मतलब जल विद्युत केंद्र बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर डैम जब बनाए तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर बसाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लोग सपोज दैट कि आप यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ पर डैम बनाया जाने वाला है, तो यहाँ पर आप रहोगे, अगर काफी अधिक पानी है तो वहाँ के लोग वहाँ पर मत्स्यन का काम भी करते थे, यानी कि मछली भी पकड़ते थे, उस जल का उपयोग भी करते थे, ठीक है। और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप यहीं पर रहने आ रहे हो और आपसे कहा जाए कि यहाँ से हटो वहां पर रहो जाकर के, तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे कि भाई हम कैसे यहाँ से चला जाएं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इसमें विस्थापन का खतरा आता है। जब आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो और आपको ऐसा काम दिया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसमें इमोशनल फैक्ट भी आते हैं, आप उनको हटाएंगे तो वो आपके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने लड़ेंगे, ठीक है। काफी सारे फैक्ट निकल के आते हैं, ठीक है। और निम्न क्षेत्र का जल प्लावन होता है इसमें, ठीक है। ये भी एक हानि है। तीसरा मिलता है आपको स्थानीय स्थापित करने का में खर्चीला होता है। इसको स्थापित जब भी आप करेंगे तो काफी खर्चा आता है, डैम बनाने में खर्चा आता है, और भी कई सारे संयंत्र लगाने में बहुत खर्चा आता है, नदियां बनानी पड़ती है, काफी खर्चीला ये है, ठीक है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में ये जो काम दिया जा रहा है काफी मतलब अच्छा है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे 4-5 के बारे में बताया, खनिज तेल के हानि लाभ, प्राकृतिक गैस के हानि लाभ, ठीक है, ईंधन के हानि लाभ, कोयले के हानि लाभ, इसके बाद में जल विद्युत के। आई थिंक कि ये पांचों आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत मिलती है, इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा था 20 मिनट में हो जाएगा, बट ये भी 35 मिनट का टाइम लगे इसे कंप्लीट करने में, ठीक है। और अगला वीडियो कल आएगा 12 बजे की तरफ, ठीक है। तो देख लेना, पार्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, और अब डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। कमेंट बॉक्स में लिख देना जय हिंद।